प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस पर्यावरण भूगोल का ही एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है क्या है स्थायी विकास। साथियों, स्थायी विकास को आप कई अलग अलग नामों से जानते हो या आगे जाकर के कई अलग अलग नामों से आप स्थायी विकास को पढ़ोगे। स्थायी विकास को सतत विकास भी कहा जाता है, इसे निर्वहनीय विकास, निरंतर विकास अथवा स्थायी विकास के नाम से भी जाना जाता है। सभी इसी स्थायी विकास के अलग अलग नाम हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। स्थायी विकास को ही हिंदी में सतत विकास, निर्वहनीय विकास, निरंतर विकास अथवा स्थायी विकास के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्थायी विकास शब्द है या सतत विकास जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का किसने प्रयोग किया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक संस्था या काउंसिल है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे शॉर्ट में IUCN के नाम से जाना जाता है। इस यूनियन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम है विश्व संरक्षण रणनीति। इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहली बार स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किया था। इस संस्था को शॉर्ट में IUCN के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम तो IUCN ने दिया, परंतु सबसे पहली बार इस स्थायी विकास को परिभाषित करने का और इसकी कार्य पद्धति की ढंग से व्याख्या करने का जो प्रयास है वो WCED ने किया था। WCED की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट में इसको WCED के नाम से जाना जाता है। इस WCED ने 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। इस अवर कॉमन फ्यूचर नाम की ये जो रिपोर्ट थी इनकी WCED की, इसमें इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द को यानी स्थायी विकास, सतत विकास शब्द को परिभाषित किया और इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। इस WCED की जो रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, इसमें क्या परिभाषा दी गई थी सतत या स्थायी विकास की, वो आपकी स्क्रीन पे है। टिकाऊ अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। टिकाऊ विकास अथवा स्थायी विकास क्या है, देखते हैं हम इसको। टिकाऊ या स्थायी विकास एक प्रकार का विकास ही है, परंतु ये इस प्रकार का विकास है जिसमें सतत रूप से, लगातार रूप से विकास भी चलता रहे, साथ साथ में प्राकृतिक जो संसाधन है उनका इस प्रकार हम मितव्ययतापूर्ण तरीके से, कंजूसी के साथ में उपयोग करेंगे कि ये जो संसाधन है वो न सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, अपितु आने वाली जो पीढ़ी है जिसे हम भावी पीढ़ी कहते हैं उसके लिए भी कुछ संसाधन बचे रह सके और उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भी होती रहे। साथ साथ में जो वर्तमान पीढ़ी है उसे भी तकलीफें नहीं झेलनी पड़े और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। तो इस तरह से खुद की ज़रूरतों को पूरा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण इस प्रकार से हम उपयोग करें कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन हम बचा के रख सकें। इस प्रकार से जो विकास किया जाएगा वह विकास स्थायी विकास अथवा सतत विकास या टिकाऊ विकास के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक आवश्यक संतुलन बनाए रखते हुए विकास जो किया जाएगा या किया जाता है उसे ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि बिना पर्यावरण की सुरक्षा किए विकास या सतत विकास संभव नहीं है। आज तक हम जिसे विकास कहते आए हैं, विकास को हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में आर्थिक विकास घूमने लगता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है या राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो वही विकास है। इस
जिस विकास को हम हमारे दिमाग में, हमारे जहन में लेकर के चल रहे हैं, जिसको हम विकास समझते हैं, उस विकास को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली इसके लिए अधिक पूंजी का उपयोग करते हैं या पूंजी का निवेश करते हैं, अधिक संख्या में श्रमिकों का उपयोग करते हैं और आधुनिक नवीन तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। और अधिक मात्रा में जब उत्पादन होगा तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। और इसी आर्थिक विकास को आज तक हम में से कई लोग विकास कहते आए हैं, जो कि वास्तव में विकास नहीं है। इस प्रकार का जो विकास है ये भले ही उत्पादन को बढ़ा देगा, आर्थिक विकास को बढ़ा देगा, परंतु ये पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा और इसकी वजह से हमारे संसाधन हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे और हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी संसाधन बचा नहीं पाएंगे और भावी पीढ़ी जो है वो हमें कोसती रहेगी। उनको जो कष्ट झेलने पड़ेंगे उनकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो सतत विकास की अवधारणा है या जिसे हम टिकाऊ विकास या स्थायी विकास कहते हैं, ये अवधारणा यही प्रयास करती है, यही बताने का प्रयास करती है कि विकास वास्तव में सतत विकास या स्थायी विकास तब बनेगा जब हम न केवल उत्पादन और वितरण इस प्रकार से करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और साथ साथ में हम संसाधन अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख सकें ताकि उनकी भी ज़रूरतें आने वाले समय में पूरी होती रहेगी। इसके लिए संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। ये जो सतत विकास की अवधारणा है ये धीरे धीरे एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गई है, अर्थात पूरा विश्व ही इसे अब स्वीकार करने लगा है, इसे मान्यता देने लगा है। कुछ पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन पिछले दिनों हुए हैं। हम सभी जानते हैं 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस रियो सम्मेलन में या इस पृथ्वी सम्मेलन में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसको रियो घोषणा पत्र या एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये जो एजेंडा 21 या रियो घोषणा पत्र है इसमें भी सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा को मान्यता दी गई थी। और उसके बाद में 2002 ईस्वी में पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था उसमें भी विचार का जो मुख्य मुद्दा था वो सतत विकास ही था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है और इसे स्वीकारते हुए इसके अनुरूप कार्य करने की महती आवश्यकता है। स्थायी विकास के कुछ पथ प्रदर्शक सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि क्या वे सिद्धांत है या क्या वे मार्गदर्शक है जिनको ध्यान में रखें तो स्थायी विकास संभव है, जो कि एक स्थायी विकास होने के साथ साथ सतत और टिकाऊ विकास होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सिद्धांत की जिसका नाम है पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी। इसको हम अंग्रेजी में अगर सुने या देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्निक, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी तकनीक या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जो कि पारिस्थितिकी के लिए मित्रवत हो, यानी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। ऐसी तकनीक को उपयोग में लेते हुए यदि हम उत्पादन कार्य आगे बढ़ाएंगे तो यह इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाएगी और इसका उपयोग करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा है परियोजना मूल्यांकन। विकास मार्ग के अंतर्गत किसी भी परियोजना का जब मूल्यांकन किया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट जो कि विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है उसका जब कभी भी मूल्यांकन किया जाए तो इसमें 3 ई का ध्यान रखा जाए। पहला जो ई है वह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण सुरक्षा, अर्थात जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है वो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर रही है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यह है पहला ई, अर्थात एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। दूसरा जो ई है वह है इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पारिस्थितिकी संतुलन। क्या वह परियोजना पारिस्थितिकी को असंतुलित कर रही है या
उसे संतुलन प्रदान कर रही है, इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है। और तीसरा जो ई है जिसका हमें ध्यान रखना है परियोजना मूल्यांकन के समय, वह है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी आर्थिक दक्षता। आर्थिक दक्षता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तीसरा जो पथ प्रदर्शक सिद्धांत है स्थायी विकास का, वह है उत्पादन का विकेंद्रीकरण। जो उत्पादन की प्रक्रिया है या जो उत्पादन है उसे विकेंद्रित कर दिया जाए, अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पर इस उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, तो इस उत्पादन की प्रक्रिया में जन सहभागिता को बढ़ाया जा सकेगा और अधिक से अधिक लोग इस उत्पादन की प्रक्रिया में सहभागी बनेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ में स्थायी विकास की अवधारणा को भी बल मिलेगा। चौथा जो पथ प्रदर्शक सिद्धांत है स्थायी विकास का, वह है संसाधन संरक्षण। जो संसाधन हैं हमारे प्रकृति में मौजूद, उनमें से अधिकतर या हम कह सकते हैं कि सभी का एक जीवन चक्र है। एक निश्चित जीवन चक्र के तहत ये संसाधन हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इन संसाधनों का मैनेजमेंट किया जाए कि इनका प्रभावी रूप से हम संरक्षण कर पाए। तो इस प्रकार से संसाधन संरक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह है स्थायी विकास का चौथा पथ प्रदर्शक सिद्धांत। उदाहरण के लिए संसाधन संरक्षण में किस प्रकार जीवन चक्र का ध्यान रखा जा सकता है, तो उदाहरण के लिए हम इसके में बता सकते हैं कि जैसे वृक्ष है, वृक्षों का उपयोग कई उद्योगों में होता है और हम दैनिक जीवन में भी वृक्षों से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो हम जैसे वृक्ष का उपयोग हमारे उद्योग में करना चाहते हैं, तो पहले हमें जो वृक्ष हम काटने जा रहे हैं अपने उद्योग के लिए, उस वृक्ष को काटने से पहले उसकी जगह पर हमें पेड़ लगाना पड़ेगा दूसरा, और हमें ये टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि आज मैं पेड़ काट रहा हूँ, अगले साल मैं दूसरा पेड़ काटूंगा, उसके बाद तीसरा से पेड़ काटूंगा। तो जब मैं 10 साल के बाद में अगला पेड़ काटने को जाऊं, तब तक मैंने जो पहले साल पेड़ लगाया था वह उग करके एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। अर्थात मैं जो पेड़ काट रहा हूँ उसकी जगह पर मैं दूसरा पेड़ इस प्रकृति को देने जा रहा हूँ, और इस प्रकार से रोटेशन से मैं पेड़ काटूंगा भी और उनको लगाऊंगा भी। तो इस तरह से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी। पांचवा जो सिद्धांत है वह है प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र। अर्थात जो व्यक्ति या जो कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति यदि पारिस्थितिकी संतुलन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा कर रहा है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। छठा है सिद्धांत जिसका नाम है पारिस्थितिकी साक्षरता। अधिक से अधिक लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, चेतना का विकास किया जाना चाहिए और उन्हें पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे स्वयं अपने स्तर पर कदम उठा करके इस पर्यावरण की सुरक्षा में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सातवां जो स्थायी विकास का पथ प्रदर्शक सिद्धांत है वह है प्रभावी जनमत का निर्माण। इसके तहत हम ये बता सकते हैं कि विभिन्न जो पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन इत्यादि जो पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सभी की सेवाओं का अधिकतम लाभ लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थायी विकास की जो अवधारणा है इसे हमें अपनाना चाहिए। और साथ साथ में यदि हम इन पर्यावरणविदों, गैर सरकारी संगठन या सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम काम करेंगे तो स्थायी विकास की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू करने में हमें सहायता मिलेगी। और आठवां जो पथ प्रदर्शक सिद्धांत है वह है पर्यावरण संबंधी संस्थाओं, संधियों, प्रोटोकॉलों इत्यादि को पूर्ण मान्यता दी जाए और विश्व स्तर पर इसको मानते हुए कार्रवाई की जाए। यह है स्थायी विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत। यदि इन आठों सिद्धांतों को प्रयोग में लेते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए तो
ये जो सतत विकास की अवधारणा है इसे प्राप्त करने में और इसे पूरी दुनिया में लागू करने में अधिक समय हमें नहीं लगेगा, और इससे न केवल हम विकास के पथ पे अग्रसर होंगे, अपितु इससे हमारी ज़रूरतों तो पूरी होगी, साथ साथ में हम आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संसाधन कुछ मात्रा में बचा पाएंगे। अब हम भारत के संबंध में बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत के बारे में भी हम बात करते हुए ये कह सकते हैं कि न केवल संपूर्ण विश्व के साथ साथ हमारा जो भारत देश भी है वह भी स्थायी विकास के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना आई है, व्यापक रूप से जागृति हमारे भारत देश के लोगों में फैली है, और स्थायी विकास हेतु कई प्रकार के प्रयास हमारे भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ के नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ भारत सरकार के या स्थानीय सरकारों के, जो कि सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है, सतत विकास की अवधारणा को बल देते हैं। उनके नाम यहाँ मैं ले रहा हूँ, जैसे वनारोपण व सामाजिक तथा कृषि वानिकी कार्यक्रम। दूसरा, मृदा संरक्षण व प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम। तीसरा है कृषि जलवायु प्रादेशिकरण, वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम, शस्य क्रम एवं फसल चक्र को अपनाना, और शुष्क कृषि विकास। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो सतत विकास को बल देने के लिए हमारे भारत में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा जीवमंडल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभयारण्यों की स्थापना, जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण कार्यक्रम, मैनग्रोव वृक्षों का संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी एवं मलिन बस्तियों में सुधार, और प्रदूषण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून इत्यादि बनाए गए हैं। तो हमारा भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है, और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों को चला करके और विभिन्न कानूनी जो प्रावधान है वो करके भारत में लगातार सतत विकास के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सतत विकास या स्थायी विकास क्या है, इस संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट हम सब लोगों का इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो पाएगा। धन्यवाद।